नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो हम सबके रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, गति यानी मोशन। अक्सर गणित के लंबे लंबे फॉर्मूले देखकर थोड़ी घबराहट होने लगती है ना। लेकिन आज चिंता की कोई बात नहीं है। आज कोई भारी भरकम गणित नहीं होगा। बिल्कुल एक आसान तरीके से रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ समय, गति और दूरी के इस पूरे खेल को ऐसे समझेंगे जैसे कोई पहेली सुलझा रहे हों। आज के सफर का हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले गोल्डन ट्रायंगल का बेसिक रूल, फिर एवरेज स्पीड निकालते समय होने वाली एक बहुत आम गलती, उसके बाद रिलेटिव स्पीड यानी जब दो चीजें एक साथ चल रही हों, फिर ट्रेनों की वो दुनिया जहां लंबाई बहुत मायने रखती है, और आखिर में नाव और पानी की धाराओं का दिलचस्प खेल। चलिए सबसे पहले बुनियादी नियम यानी गोल्डन ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं। अब यहाँ जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल पर टिका है। इसे हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। इसमें दूरी यानी डिस्टेंस सबसे ऊपर राजा की तरह बैठा है और गति और समय नीचे उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर दूरी निकालनी है तो बस नीचे वाले दोनों को गुणा कर दीजिए। गति निकालनी है तो दूरी को समय से भाग दे दीजिए। ये सच में एक जादुई त्रिकोण है जो हर सवाल का जवाब दे सकता है। चलिए इसे एक साधारण रेसिपी की तरह इस्तेमाल करके देखते हैं। इमेजिन कीजिए एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 15 सेकंड तक चलती है। हमें पता करना है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। अब यहाँ एक छोटा सा कैच है, यूनिट्स चेक करना। समय सेकंड में है और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में। ये तो मैच नहीं करते, इसलिए स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। इसका मैजिक ट्रिक क्या है? बस 5/18 से गुणा कर दें तो 72 को 5/18 से गुणा करने पर मिला 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कार हर सेकंड 20 मीटर चलती है। अब सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। 20 को 15 से गुणा किया और जवाब आ गया पूरे 300 मीटर। बहुत आसान था, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब औसत गति यानी एवरेज स्पीड के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब हम एक ऐसा ट्रैप देखेंगे जहां अक्सर बहुत लोग मात खा जाते हैं। अगर कोई 40 की स्पीड से शहर जाता है और 60 की स्पीड से वापस आता है तो उसकी एवरेज स्पीड 50 नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग तुरंत सोचता है कि 40 और 60 के बीच का नंबर 50 है तो यही एवरेज होगा। लेकिन मोशन के मामले में ये लॉजिक पूरी तरह गलत है। तो सही तरीका क्या है? औसत गति निकालने का सिर्फ एक ही सही तरीका है। हमें बस ये देखना है कि टोटल कितनी दूरी तय की गई और उस पूरी यात्रा में कुल कितना समय लगा, बस और कुछ नहीं। आइए इसे नंबरों से साबित करते हैं। मान लीजिए एक शहर 120 किलोमीटर दूर है। जाते समय स्पीड 40 है तो 120 किलोमीटर तय करने में पूरे 3 घंटे लगेंगे। लौटते समय रास्ता तो वही 120 किलोमीटर है, लेकिन स्पीड 60 है तो अब सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। अब देखिए, टोटल दूरी हुई 120 जाना और 120 आना, यानी 240 किलोमीटर। और कुल समय कितना लगा? 3 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में, यानी 5 घंटे। अब जब 240 को 5 से भाग देते हैं तो जवाब आता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। है ना कमाल? एवरेज 50 नहीं बल्कि 48 निकला। अब तक हमने एक अकेली चीज के चलने की बात की। अब देखते हैं रिलेटिव स्पीड, यानी जब दो चीजें एक साथ चल रही हों। जब दो चीजें एक साथ चलती हैं तो बस ये देखना होता है कि उनके बीच का फासला कितनी तेजी से कम या ज्यादा हो रहा है। यहाँ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे होंगे या फिर आमने सामने से आ रहे होंगे। अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड को घटा दिया जाता है, और अगर आमने सामने से आ रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाती है। चलिए इसे एक एक्शन सीन की तरह इमेजिन करते हैं। एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। एक पुलिस अधिकारी उससे 2 किलोमीटर पीछे है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा कर रहा है। अब चूंकि दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, अधिकारी की असली बढ़त सिर्फ वो एक्स्ट्रा स्पीड है जो उसके पास है, यानी 12 में से 10 घटा दें तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है रिलेटिव स्पीड। इसका मतलब है कि उनके बीच का जो 2 किलोमीटर का फासला है वो हर घंटे 2 किलोमीटर की दर से कम हो रहा है। तो पुलिस अधिकारी को चोर को पकड़ने में ठीक 1 घंटा लगेगा। अब दूसरा केस देखते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं और उनके घर एक दूसरे से 150 किलोमीटर दूर हैं। वे एक ही समय पर एक दूसरे से मिलने के लिए गाड़ी लेकर निकलते हैं। एक की स्पीड 40 है और दूसरे की 35। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि दूरी को खत्म करने का काम दोनों मिलकर कर रहे हैं, बिल्कुल एक टीम की तरह।
इसीलिए उनकी स्पीड को जोड़ दिया जाता है। 40 और 35 मिलकर बनते हैं 75। ये दोनों मिलकर 150 किलोमीटर की दूरी को 75 की दर से खा रहे हैं। इस हिसाब से वे सिर्फ 2 घंटे में एक दूसरे के सामने होंगे। चलिए अब मोशन के एक बहुत ही खास हिस्से की तरफ चलते हैं, ट्रेनों की दिलचस्प दुनिया। कार या इंसान के मुकाबले ट्रेनों के लिए एक सुनहरा नियम है, क्योंकि ट्रेनें बहुत लंबी होती हैं। जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो उसे सिर्फ अपनी खुद की लंबाई पार करनी होती है, लेकिन जब वो किसी बड़े पुल को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई के साथ साथ उस पुल की लंबाई को भी पार करना पड़ता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। उसे 100 मीटर लंबे पुल को पार करना है। तो कुल दूरी कितनी हुई? ट्रेन के 200 और पुल के 100 यानी 300 मीटर। अब स्पीड 90 है, जिसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए वही 5/18 वाला मैजिक ट्रिक लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। 300 मीटर की दूरी 25 की स्पीड से पार करने में ठीक 12 सेकंड लगेंगे। वही पुराना गोल्डन ट्रायंगल काम आया, बस हमने टोटल दूरी का ध्यान रखा। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, नाव और धारा का खेल। इसे समझने के लिए कभी एयरपोर्ट के उस मूविंग वॉकवे यानी चलते हुए रास्ते की कल्पना कीजिए। जब हम उस पर चलते हुए उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमारी स्पीड और वॉकवे की स्पीड जुड़ जाती है और हम फटाफट आगे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर कोई उल्टी दिशा में चलने की कोशिश करे तो बहुत मेहनत के बाद भी वहीं का वहीं रहता है। पानी की धाराएं भी नावों के साथ बिल्कुल यही गेम खेलती हैं। ये एयरपोर्ट वाले उदाहरण से पूरी तरह मैच करता है। जब नाव पानी के बहाव की दिशा में जाती है, जिसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं, तो नाव और पानी की गति जुड़ जाती है। और जब नाव बहाव के खिलाफ जाती है यानी अपस्ट्रीम, तो नाव की गति से पानी की गति को घटा दिया जाता है। चलिए इसे एक फाइनल कैलकुलेशन से पक्का कर लेते हैं। एक नाव की स्पीड शांत पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी का पानी 3 की स्पीड से बह रहा है। अगर नाव को बहाव के साथ यानी डाउनस्ट्रीम 36 किलोमीटर जाना हो तो क्या होगा? बहुत सिंपल, स्पीड जुड़ेगी। 15 और 3 मिलकर हो गए 18। अब 36 किलोमीटर की दूरी को 18 की स्पीड से तय करने में सिर्फ 2 घंटे का समय लगेगा। लॉजिक बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। तो हमने देखा कि गति, समय और दूरी कोई बहुत बड़ा गणित का जाल नहीं है। ये सिर्फ हमारे रोजमर्रा के जीवन में होने वाली घटनाओं को देखने का एक नजरिया है। चाहे वो ट्रेन हो, कार हो या नाव, बस सही पैटर्न को पहचानना होता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। आज मोशन के जो अलग अलग प्रकार देखे गए, उनमें से सबसे ट्रिकी या मजेदार कौन सा लगा? इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने आसपास के विज्ञान को ऐसे ही डिकोड करते रहिए।